हेलो भाई, कैसे हो आप सब? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइंस के बारे में कि साइंस को कहाँ से पढ़ें जिससे हम अपने आने वाले एग्जाम्स में बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर सकें। और इसके पहले हम जो दो वीडियोस थी उसमें हिंदी और इंग्लिश के बारे में बात कर चुके हैं कि हिंदी कहाँ से पढ़ें और इंग्लिश कहाँ से पढ़ें। अगर आपको वो वीडियोज़ देखनी है तो उनकी भी लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो चलिए हम बात करते हैं साइंस की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम दो भाग में बात करेंगे कि साइंस के हम लेक्चर्स कहाँ से देखें और बुक कहाँ से पढ़ें। वो इसलिए क्योंकि जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो डायरेक्ट बुक पढ़ लें तो उन्हें समझ आ भी जाती है। लेकिन जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनको डायरेक्ट बुक पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और बुक्स क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सिर्फ टीचर्स से पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से टीचर्स के लिए संभव नहीं है कि जो इतना बुक्स में लिखा है इतना पढ़ा दे या इससे ज़्यादा पढ़ा दे। तो मुझे नहीं लगता कि टीचर्स लेक्चर्स के माध्यम से इतना ज़्यादा पढ़ा पाते होंगे। और बात रही एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम्स का लेवल तो अभी हमने देख ही लिया है कि कितने डीप में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं साइंस के। इसलिए मेरे हिसाब से बुक्स पढ़ना तो बिल्कुल मस्ट है। और जिनको जो कि साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं है उनको लेक्चर्स देखना भी मस्ट है। तो बस यही है कि पहले लेक्चर्स देखो, वहाँ से जो अपनी समझ है सब्जेक्ट की वो डेवलप करो और उसके बाद बुक पढ़ो, ताकि डीप में ज़्यादा अच्छा आपको नॉलेज मिल सके किसी भी सब्जेक्ट का। चलिए तो हम बात करते हैं साइंस की बुक की कि कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस बुक से पढ़ने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि लेक्चर्स आप कहाँ कहाँ से देख सकते हो। तो मैं आपको 3-4 टीचर्स के नाम बताऊंगा। उसमें से आप मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि आपने जिससे भी पटवारी के टाइम पर पढ़ा हो उन्हीं से पढ़ें, चेंज ना करें। अगर आपको वहाँ से समझ नहीं आ रहा हो जिससे आप टीचर से पढ़ रहे थे, तो आप जो टीचर्स मैं बता रहा हूँ उनकी डेमो लेक्चर्स ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले सर तो जो है खान सर हैं, कि आप खान सर के लेक्चर्स देख सकते हो। और सेकंड जो है जमील सर हैं जो टॉपर टेम्पल पर पढ़ाते हैं। उनसे मैंने अभी पटवारी के टाइम पे पढ़ा था साइंस, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं वो। और उसके बाद जो जो भी लोग विनर्स का कोर्स खरीदेंगे उनको दामिनी मैम पढ़ाएंगी। दामिनी मैम ने भी बहुत अच्छी साइंस पढ़ाई थी। तो ये 3 टीचर मेनली हैं। अगर कोई विनर्स या टॉपर टेम्पल का कोर्स खरीद रहा है तो उनको तो साइंस मिल ही जाएगी, दोनों जगह अच्छी साइंस है। और अगर इसके अलावा कोई और इंडिविजुअल कोर्स खरीदना चाहता है साइंस का, तो खान सर बहुत अच्छे ऑप्शन रहेंगे। और इसके अलावा भी बहुत सी कोर्सेज़ हैं, बहुत से टीचर्स हैं जो साइंस बहुत अच्छा पढ़ा रहे होंगे। और अगर आपने वहाँ से पढ़ा, आपको पसंद आ रहा है, तो बिल्कुल आप वहीं से पढ़ें, अपने रिसोर्सेज चेंज ना करें। क्योंकि मेरा काम आपको भटकाने का नहीं है, बस जिन लोगों को कन्फ्यूज़न है किसी भी रिसोर्सेज में, बस उनको समझाने का है। तो बस मेरा कहना यही है कि रिसोर्सेज जब ही चेंज करें जब आपको लगता है कि जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं वो आपको समझ नहीं आ रहा है तभी, ठीक है। तो ये बात हो गई लेक्चर्स की। अब बात करते हैं बुक्स की। और इस बार जो अभी हम एग्ज़ाम्स का लेवल देख रहे हैं तो बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं बार-बार कह रहा हूँ, तो आप समझना इस बात को कि बुक्स कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले ल्यूसेंट की बुक की। तो ये तो भैया की सबसे ज़्यादा बेस्ट बुक है, सब लोग इसकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ भी करते हैं। और इसका कंपैरिज़न, इसको मैंने पढ़कर नहीं देखा। अब मैंने एक टॉपिक जो ज्ञानचंद पब्लिकेशन की बुक है उससे, और एक टॉपिक जो हमारी महेश कुमार वर्णवाल की बुक है उससे चुंबकत्व वाला पढ़कर देखा था और कंपेयर किया था। इससे मैंने नहीं किया, क्योंकि देखो जो लोग ल्यूसेंट पढ़ने की हिम्मत रखते हैं वो इस तरह की वीडियोस देखते ही नहीं है कि कौन सा रिसोर्स यूज़ करें, क्या करें, ये करें। वो डायरेक्ट जाते हैं, ल्यूसेंट खरीदते हैं और उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर आपको भी ये बुक ऐसी लगती है कि आप इसको पढ़ सकते हो और इसको समझ सकते हो, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहेगी। तो आप सबसे पहला ऑप्शन इसी बुक को रखें, इसको खरीद लें और इसको पढ़ लें, रट लें। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कंटेंट या इसके बराबर कंटेंट किसी में होगा। मतलब ये जो बाकी की बुक्स हैं, इन बुक्स में इसके बराबर ही कंटेंट होगा या थोड़ा बहुत ही ज़्यादा होगा। मतलब कंटेंट की इसमें बिल्कुल कमी नहीं है। बस यही है कि कई लोगों को ये बुक थोड़ी सी कठिन लगती है पढ़ने में, मुझे भी काफ़ी कठिन लगती है, बोरिंग लगती है, मैं इसे पढ़ नहीं पाता। इसीलिए मैंने इसका जो एक टॉपिक मैंने सोचा था कि तीनों बुक से पढ़कर देख लूँगा, कंपेयर कर लूँगा, ताकि अच्छे से समझा सकूँ। लेकिन ल्यूसेंट का मैं नहीं पढ़ पाया। लेकिन बस ये है कि ल्यूसेंट की इतनी ज़्यादा लोग तारीफ़ करते हैं, इतना ज़्यादा सजेस्ट करते हैं, तो सीधी-सी बात है कि बहुत अच्छी बुक है ये। जो लोग इसे पढ़ सकते हैं वो ज़रूर इसे लें। और अब इसके बाद मैं बात करता हूँ इन 2 बुक्स की, जिनका कि मेनली कंपैरिज़न करना था मुझे। जो कि एक है महेश कुमार वर्णवाल की बुक और एक है जो ज्ञानचंद पब्लिकेशन की बुक आती है वो। महेश कुमार वर्णवाल की बुक तो लास्ट टाइम भी मैंने सजेस्ट की थी, और मैंने भी लगभग जो साइंस वाला पोर्शन है 6-7 टॉपिक महेश कुमार वर्णवाल की बुक से ही पढ़े थे। लेकिन वो भी, इसमें भी मैं बीच में पढ़ते-पढ़ते बोर हो गया था। मतलब बोर तो नहीं हुआ था, मुझे समझ आना बंद कर हो गया था, क्योंकि एक तो मैं बायो से रहा नहीं हूँ और मैंने डायरेक्ट बायो पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो मुझे काफ़ी टफ लगने लगी थी, लैंग्वेज सारी, टर्मिनोलॉजी सब कुछ। तो मैं समझ नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने जो पढ़ना था बंद कर दिया और जमील सर के लेक्चर देख लिए, ठीक है।
लेकिन एक ये बुक और थी, जब मुझे ये बुक समझ नहीं आ रही थी तो मैंने ये वाली बुक ऑर्डर की थी, ताकि मुझे लगा कि इसमें बहुत अच्छा दिया होगा, जिससे कि मैं इससे पढ़ लूँगा अब। लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि पहले मुझे लेक्चर देखने चाहिए, जिससे मेरी अंडरस्टैंडिंग बन जाए सब्जेक्ट की, उसके बाद मैं बुक पर मूव करूँ, ठीक है। तो ये वाली बुक मैंने खरीदी और इन दोनों को कंपेयर किया। तो इनका मैंने जो टॉपिक पढ़ा था वो था चुंबकत्व। तो उसको मैं खोल लेता हूँ और आपको भी थोड़ा सा कंपेरिजन दिखा देता हूँ कि किस तरह से दिया है, कौन सी बुक में ज़्यादा है, कौन सी बुक में कम है या बराबर है, ये सब, ठीक है। पेज नंबर ढूंढ लेते हैं, कहाँ पर होगा। 84 शायद पेज नंबर था। हाँ, तो यही है वो टॉपिक जो मैंने दोनों बुक से पढ़ के कंपेयर किया था। तो आप भी देख सकते हो। सबसे पहले जो है दोनों में, इसमें सबसे पहले ये जो चार्ट काफ़ी अच्छा दिया जाता है, जिससे कि आपको एक क्रोनोलॉजी बन जाती है कि किस क्रम में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने भी जो चुंबक की परिभाषा दी है वो, और इन्होंने भी वही किया। उसके बाद इन्होंने दिए चुंबक के गुण, और इनने चुंबक के गुण आगे दिए हैं, और इनने स्टार्ट कर दिए चुंबक के प्रकार, इनने भी चुंबक के प्रकार ही पढ़ा है। और उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र इन्होंने पढ़ा है। ये जो क्षण चुंबक, विद्युत चुंबक है, इन्होंने इस टेबल में दे दिया और इन्होंने इस तरह से दे दिया है। उसके बाद इन्होंने पढ़ाई हैं चुंबकीय रेखाएं, और चुंबकीय रेखाओं के बाद जो ये हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से संबंधित नियम, ये नियम इन्होंने पढ़ाए। यहाँ पर इन्होंने नियम नहीं पढ़ाए हैं अभी, ठीक है। और चुंबकीय ये जो नियम हैं उनके बाद इन्होंने पढ़ा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय पदार्थ, ये सब। तो चुंबकीय पदार्थ इन्होंने पढ़ाए हैं यहाँ पर, और चुंबकीय पदार्थों के प्रकार वगैरह बताए हैं। और उसके बाद प्रतिचुंबक, अनुचुंबक और लोह चुंबक, इन्होंने भी तीनों प्रकार बताए हैं। तीनों के लिए टेबल बनाई है, इन्होंने भी तीनों के लिए टेबल बनाई है। उसके बाद कुछ और इन्होंने प्रकार बताए हैं, और बस इसके बाद इनका चुंबकत्व खत्म हो गया है। लेकिन इन्होंने वहीं उसके बाद ये जो क्यूरी ताप, भूचुंबकत्व, और उसके बाद भी पृथ्वी पर चुंबक के क्षेत्र के अवयव, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। अब जो नियम इन्होंने यहाँ पढ़ाए थे, जो कि इसमें आगे नहीं दिए हुए थे ये सब, तो ये इसमें यहाँ आ जाते हैं। और इस बुक में थोड़ा सा इससे ज़्यादा ही कंटेंट दिया हुआ है, जैसे कि घरेलू परिपथ हैं, विद्युत परिपथ की सुरक्षा युक्तियाँ हैं, गैल्वेनोमीटर है, और जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की दक्षता, ये सब है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो बस यही है, बस इसमें इस बुक में एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, थोड़े बहुत एमसीक्यू दिए हैं, लेकिन कंटेंट वाइज मुझे लगा कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही दिया हुआ है। और अगर हम फ्रंट पेज देखें तो ये भी एनसीईआरटी से आ रहा है, और ये लोग भी कह रहे हैं कि एनसीईआरटी पर ही आधारित है। तो बस सीधी सी बात है कि दोनों बुक में अगर देखा जाए तो कंटेंट वाइज मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा इसमें ज़्यादा दिया है। और एक तो ये बहुत ज़्यादा कलरफुल है, तो इसे पढ़ने में भी काफ़ी आसानी होती है। एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक कहाँ स्टार्ट हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है, और कौन से की पॉइंट्स हैं, कौन सी हेडिंग्स हैं, ये सब काफ़ी अच्छे से इसमें समझ आती है। और इसमें भी आती है, लेकिन कंपेरेटिवली इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ रही है। डायग्राम्स इसमें काफ़ी अच्छे से दिए हुए हैं, क्योंकि कलरफुल है, इसलिए बायो में काफ़ी हेल्प मिलेगी डायग्राम से। तो अगर जिन्होंने इस बुक से पढ़ा हुआ है अपनी पटवारी की तैयारी के दौरान या किसी भी एग्ज़ाम के दौरान, तो वो मेरे हिसाब से इसी बुक को प्रेफर करें, क्योंकि वो उनका रिवीजन टाइप का हो जाएगा, और कंटेंट वाइज इस बुक में भी कोई कमी नहीं है। और लेकिन जो व्यक्ति कोई नई बुक ढूंढ रहा है, जिसे लगता है कि कोई नई बुक खरीदनी है, उससे पढ़ना है, तो वो इस बुक को देख सकते हो, इस बुक से पढ़ सकते हो। अब लास्ट में बात आती है कि मैं किस बुक से पढ़ने वाला हूँ, तो मैं पढ़ने वाला हूँ एनसीईआरटी। सबसे पहले मैं 6th की एनसीईआरटी पढ़ूंगा, उसके बाद 7th की, 8th की, 9th की, 10th तक की मैं सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ूंगा। और उसके बाद जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होता है, उसमें 2 एग्ज़ाम होंगे, टेक्निकल अलग, और जो हमारा जीडी वाला रहता है अलग। जो टेक्निकल वाले में रहेगा 11th-12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आएगा शायद, अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन जिस तरह से एमपी कांस्टेबल में भी रेडियो और जीडी होता है, तो उसमें भी 11th-12th का केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ आता है जीडी में। तो इसीलिए मुझे साइंस थोड़े अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि मैं दोनों ही एग्ज़ाम दूंगा, टेक्निकल वाला भी और जीडी वाला भी। इसलिए मैं सबसे पहले ख़त्म करूँगा 10th तक की एनसीईआरटी, और उसके बाद 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ूंगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री की, ठीक है। तो ये सब भी एनसीईआरटी सारी हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। और एक चीज़ ये भी थी कि कई जो दोस्त थे मेरे, जिनके काफ़ी अच्छे नंबर आए पटवारी में, 145, 142, 143, उन लोगों ने भी एनसीईआरटी से ही साइंस पढ़ी थी। और उनका कहना ये था कि कई डायरेक्ट क्वेश्चन जिस तरह से इसमें बॉक्स में बने रहते हैं, वहाँ से उठकर उनको दिखे अपने पेपर में। जिस तरह से मेरे पेपर में भी एक क्वेश्चन आया था कि लिम्फ का कलर कौन सा होता है, तो जो मैंने जब अपने दोस्त से पूछा जो एनसीईआरटी से पढ़ता था, तो उसने सही आंसर भी बता दिया। और उसके बाद उसका यही कहना था कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ, उसने डायरेक्ट ये क्वेश्चन देखा था, इसलिए। तो बस यही है मेरा रिसोर्स अब, कि मैं पढ़ूंगा एनसीईआरटी की 6th से लेकर 10th तक की बुक्स।
और मैंने लेक्चर्स देखे थे जमील सर के, तो उनके जो नोट्स हैं उनको रिवाइज़ कर लूँगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, बाकी एनसीईआरटी पढ़ूँगा। तो ये हो गई हमारी बात किसकी, साइंस की बुक की, कि साइंस की बुक कौन सी आप प्रेफर कर सकते हो। तो आप लोग भी बताना कि लेक्चर्स आप कहाँ से देख रहे हो और बुक कौन सी प्रेफर करने वाले हो। और इसके बाद लास्ट में एक छोटी सी बात और मैं आपको बता दूं कि कई लोग कह रहे हैं कि ये जो बुक्स हैं उनकी लिंक प्रोवाइड करा दूं, जैसे कि जो इंग्लिश की जो हमने बुक देखी थी वोकैब वाली, उसके बाद हिंदी की देखी थी ब्रह्मास्त्र हिंदी, और उसके बाद ये जो बुक्स देखी हैं, तो इनकी लिंक मैं क्या करूँगा, अभी मुझे भी मिल नहीं रही है अमेजन पे या कहीं भी। मैं अभी कल या परसों में हम बात करेंगे मैथ और रीजनिंग की, मैथ और रीजनिंग कहाँ से पढ़नी है कल, और उसके बाद परसों हम बात करेंगे जीएस की, कि जीएस कहाँ से पढ़नी है। तो हमारा जो कंटेंट वाला जो कन्फ्यूज़न रहेगा कि जो हमारे रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, वो ख़त्म हो जाएंगे, 5 वीडियोज़ हो जाएंगी, और उसके बाद मैं अगली एक वीडियो बना के उसमें सारी बुक्स की आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपको आसानी रहे बुक्स वगैरह ऑर्डर करने में, ठीक है। और बाकी आपकी पढ़ाई तो चल ही रही होगी, मैं भी ये जो वीडियोस बना रहा हूँ उसके साथ साथ में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करता ही जा रहा हूँ। जैसे कि ये है मेरी इंग्लिश के लगभग मैंने 13 लेक्चर्स देख लिए हैं। तो आप लोग भी पढ़ाई बिल्कुल कंटिन्यू करना, क्योंकि 1-2 दिन में ही जैसे ही ये जो रिसोर्सेज वाली जो वीडियोस 4 कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम डेली अपने टारगेट के साथ पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो बस यही थे आज की वीडियो में, मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू।